नमस्ते। इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 सीरीज डी के साइंस के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 73 पर है। तो पेज नंबर 73 पर हम आते हैं। पेज नंबर 73 1 to 1 क्वेश्चन से ये साइंस के क्वेश्चंस स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 1 यौन संचारित रोग का उदाहरण है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ऐसी डिजीज कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 खरीफ की फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसल होती है मक्का, बाजरा ऐसी। तो मक्का इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? जो सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए स्मृति विधि। स्मृति विधि इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन समय में लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं था, सुविधाजनक साधन नहीं था। तो इस वजह से जो प्राचीन समय के जो गुरुजन हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, वो ज्ञान को अपनी स्मृति में रखते थे और अधिगमकर्ता अर्थात छात्र को, बालक को अपनी स्मृति के आधार पर ज्ञान प्रदान करते थे। तो इसलिए स्मृति विधि जो है वो सबसे प्राचीन शिक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 124 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन होता है, उसमें जो उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि शैक्षिक हो चाहे से शैक्षिक हो, मतलब पढ़ने की हो चाहे खेलने की हो, हर तरह की गतिविधि का मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE में किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 विच टीचिंग एड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द विजुअल इक्विपमेंट? कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो दृश्य उपकरण में कौन सी सामग्री सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का जो वो है साधन जो है ग्रामोफोन, ये श्रव्य उपकरण है, तो इसको दृश्य उपकरण में नहीं सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 एक बल किसी क्षेत्र ए पर लग रहा है। यदि बल को दुगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब का प्रारंभिक दाब क्या होगा? तो जो दाब होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। F को इन्होंने 2 गुना किया है मतलब 2F किया है, और क्षेत्र को आधा किया मतलब A जो है उसको A/2 कर दिया। तो ऊपर था 2F, नीचे है A/2। तो जो 2 है वो ऊपर 2F के 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 बन जाएगा और बराबर में आएगा 4F/A। तो F/A जो है वो पुराना बल दाब है, तो 4 गुना हो चुका है। आप देख सकते हैं 4 गुना हो गया। तो आंसर डी जो हो वो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 126 का 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा, तो इसका दूसरा सिरा ऑब्वियसली बात है ठंडा हो जाएगा। लेकिन NCERT में डायरेक्ट बताया गया है कि ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी है उसको ऊष्मा का कुचालक बताया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमारे आकार का होता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने की वजह से वो आभासी वर्चुअल होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पर। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए जो श्रव्यता सीमा ऑडिबिलिटी लिमिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 130 फुल नेम ऑफ LED इज। जो LED होता है उसका फुल नेम क्या होता है? जब आपको आंसर नहीं पता चले हिंदी में तो आप इंग्लिश में एक बार आ जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लाइट एमिटिंग डायोड। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन डी हिंदी में देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131 विद्युत सेल परिवर्तित करता है। जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? मतलब अच्छे परीक्षण में कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए?
तो ऑप्शन ए विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऑप्शन बी वैधता ये भी होनी चाहिए, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता ये भी होनी चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्तिपरकता ये नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रेसिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसका आंसर ऑप्शन सी विनोविंग निष्पावन भी करते हैं। विनोविंग निष्पावन तब करते हैं जब हम चावल में से कुछ गंदगियाँ निकाल रहे हों, तो उसको बोलते हैं विनोविंग। बट जब चावल ही निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। क्वेश्चन नंबर 135, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। जब साधारण नमक बनाया जाता है समुद्री जल से, तो समुद्री जल का क्या किया जाता है? समुद्री जल का वाष्पन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 135 का। क्वेश्चन नंबर 136, जब चींटी काटती है तो उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर एक केलेमाइन विलयन लगाया जाता है। अब उस केलेमाइन विलयन में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, जो कि उस केलेमाइन पदार्थ में होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए जो उत्तरदायी ऑक्साइड होता है, रेस्पॉन्सिबल ऑक्साइड होता है, वो कौन सा होता है? तो जो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो इसका राइट आंसर होगा। वो ही ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एसिड रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 138, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसके ऊपर ताप का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा होता है कि बेकेलाइट और मेलामाइन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 138 का। क्वेश्चन नंबर 139, किलो जूल पर केजी इकाई में सर्वाधिक ऊष्मामान वाला ईंधन है। मतलब सर्वाधिक ऊष्मामान जो है वो कौन से ईंधन का होता है, जो कि नीचे ऑप्शन में दिखा रहे हैं। जो ऑप्शन में दिखा रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा ऊष्मामान होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 140, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। अब प्रयोगशाला में जाएगा तो एक्टिविटी करेगा, तो एक्टिविटी किट होना चाहिए उसके पास में, एक्टिविटी ऐड होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक साधन। क्वेश्चन नंबर 141, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, इसमें ही किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फल, फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 143, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जाता है फोटोसिंथेसिस, उसमें कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन डी जो ऑक्सीजन है वो तो इनके द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। तो जो पौधे हैं वो जब श्वसन लेते हैं तो जो उनका ग्लूकोज अम्ल है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 145, सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? गोल्जी उपकरण को जिन्होंने वर्णित किया है उनके नाम में भी गोल्जी आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन सी कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 146, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी कौन से जीवाणु से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बोर्डीटेला पर्टुसिस, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? जो मनुष्य होता है उसकी त्वचा में जो स्वेट ग्लैंड होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है एक्राइन प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ऑप्शन डी रिकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 149, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मतलब कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ऐसा है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? मतलब अंडाणु के जो परिपक्वन होता है उसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है?
तो ऑप्शन ए है फर्टिलिटी वाला, फर्टिलिटी स्टिमुलेशन हार्मोन FSH।